हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्या शुरू करेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ना बचपन से आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल सेल सेल, आज भी सेल है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या पढ़ेंगे आज? माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले ये जो टर्म है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूज किया था कौन? बोलो ना यार। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय। सबसे पहले ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन दिया था? ये दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सी बेंडा। क्या नाम है भाई? सी बेंडा। तो सबसे पहले ये टर्म दिए थे सी बेंडा साहब। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा। क्या? सी बेंडा। ठीक है, तो लिखिएगा टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। समझ जाना ना, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा। क्या? सी बेंडा। इन्होंने सबसे पहले टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। क्या? टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ठीक है। एक साइंटिस्ट है अल्टमान। क्या? अल्टमान। अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? ये क्या है? बायोब्लास्ट है। क्या है ये? बायोब्लास्ट है। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी बायोलॉजिकली बॉम्ब है ना का फॉर्मेशन होता है। वैसा मटेरियल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, जो ब्लास्ट करता है, टूटता है तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज ही तो करता है। तो आपको पता है ना एटीपी से एनर्जी रिलीज कैसे होता है? चलो देखते हैं। देखो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये हो गया एडिनोसिन, मतलब ये हो गया एडेनिन, और ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट कहने का मतलब है एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। अब ये जो फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड है ना, टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड। क्या? टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड। जब ये फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है ना, टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज एनर्जी। क्या होता है भाई? एनर्जी रिलीज होता है। क्या? एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर? तो याद रखना है कि भाई एटीपी का जब टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। क्या? एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर? तो याद रखेंगे। इसीलिए अल्टमान ने इसको क्या बोला? क्या है ये? ये बायोब्लास्ट। क्या है? बायोब्लास्ट। तो अल्टमान एक साइंटिस्ट है, तो ये बोले कि भाई ये क्या है? बायोब्लास्ट है। अल्टमान क्या बोला इसको? ये क्या है? बायोब्लास्ट है। क्या है? बायोब्लास्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले साइंटिस्ट कौन है सेल में? इसका डिस्कवरी कौन किया है? तो फ्लेमिंग और अल्टमान। कौन किया भाई? साथ में मिलकर किया। कौन? फ्लेमिंग और अल्टमान, दोनों ने इसका डिस्कवरी किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो वही नाम हम लिखवा रहे हैं ना जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन किया? फ्लेमिंग एंड अल्टमान। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय फ्लेमिंग एंड अल्टमान। क्लियर? बाय फ्लेमिंग एंड अल्टमान। क्लियर? चलिए अब इसके साइज को देखते हैं। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप साइज को देखिएगा ना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अगर साइज को देखिएगा तो साइज से पहले हम देखते हैं शेप इसका कैसा होता है। कैसा होता है भाई? सॉसेज शेप का होता है या सिलिंड्रिकल शेप का होता है। क्या? अगर इसके शेप को देखते हैं तो कैसा होता है इसका शेप? तो इसका शेप होता है सॉसेज शेप्ड। क्या? सॉसेज सॉसेज शेप्ड, या इसको कहते हैं क्या?
कह सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप। क्या? सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका। सॉसेज कैसा होता है ना, रेस्टोरेंट में मिलता है, जनरली ये नॉन वेजिटेरियन होता है, इस तरह करके राउंड है ना, मीट का बना होता है, इस तरह से करके रहता है सॉसेज। क्लियर? और ऐसे कट करके देता है। खैर, तो ये है सॉसेज शेप। क्या होता है? सॉसेज शेप। ये सिलिंड्रिकल होता है और इसका जो इंड होता है ना, टर्मिनल इंड, ये ऐसे टैपर्ड होता है। क्या होता है? ऐसे टैपर्ड क्लोज होता है, थोड़ा सा राउंड होता है। क्या होता है? राउंड होता है। क्लियर? तो ये है सॉसेज शेप्ड। क्या है? सॉसेज शेप्ड। याद रहेगा। चलिए, अगर आप इसके डायमीटर को देखिएगा, क्या डायमीटर को देखिएगा ना, डायमीटर कहने का मतलब ये वाला, अगर ये सिलिंड्रिकल है तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा। कितना होना चाहिए डायमीटर? कितना होता है? तो होता है 0.221। क्या? 0.221 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.221 माइक्रोमीटर। एवरेज अगर देखा जाए इसका 0.221 माइक्रोमीटर का, तो एवरेज हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। क्लियर? चलिए, तो लेंथ का अगर बात करें तो ये तो हो गया डायमीटर, और अगर इसके लेंथ का बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के लेंथ का बात करें, तो कितना लेंथ होता है? 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। कितना? 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो आप इसके शेप और साइज को याद रखेंगे। शेप तो याद रहेगा, सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए, साइज कितना होता है इसका? तो 0.221 माइक्रोमीटर, या हम बोल सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसका लेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। क्या? 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। पर सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? क्या? पर सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है। क्या है? सेल है। इस सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितना होगा? 1000 होगा, 2000 होगा, कितना होगा? तो ऑन एन एवरेज अगर देखा गया है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल 1000 टू 1600 होता है। कितना होता है? 1000 टू 1600। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या? बोलो ना, नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अगर पर सेल का बात किया जाए तो नंबर पर सेल कितना होता है? तो 1000 टू 1600 होता है। क्या? 1000 तो 1600 इसका नंबर होता है। यानी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 1000 से लेके 1600 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा भी सर किसमें 1000 होगा, किसमें 1600 होगा, है ना, किसमें 1500 होगा, ये डिपेंड करता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है सेल का। क्या? सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है। जैसे मान लो कि भाई वैसा सेल जो तुम्हारे नाक के टिप में है, ये नोज टिप में जो सेल है ना, नोज टिप में जो सेल है, उस सेल को निकालते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो नंबर काफी कम होगा। क्या होगा? नंबर काफी कम होगा, क्योंकि नोज का टिप किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने लेग्स के या फिर बाइसेप्स के या फिर ट्राइसेप्स के जो भी है ना, वैसा ऑर्गन या उस पार्ट का सेल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या है? इन्वॉल्व है। क्या है? जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व है। जैसे आप चल रहे हैं तो लेग का सेल बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, हम लिख रहे हैं तो हैंड सेल है ना, इस तरह से। तो वैसा सेल जो बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? अधिक होगा। उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां के सेल का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अधिक होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पे। किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पे। ये तो एक एवरेज है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि किस सेल में कितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डिपेंड करता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। क्लियर?
आपको पता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इजीली विजिबल नहीं होता है, यानी अगर आप सेल को सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो आपको ये इजीली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है कि आसानी से विजिबल नहीं होता है, इसको स्टेन करना पड़ता है स्पेसिफिक स्टेनिंग मटेरियल से, तब ये विजिबल होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें। उसके पहले एक बार इसको रिकैप करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया था? सी बेंडा दिया था। अल्टमान ने क्या बोला इसको? ये बायोब्लास्ट है। क्या है? बायोब्लास्ट है। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन किया? फ्लेमिंग एंड अल्टमान। साइज का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 0.5 डायमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। आगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड करता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, क्या आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो मेन शेप देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या करता है? मेन शेप देता है। चलिए तो ये मान लेते हैं रफली ये क्या है? सॉसेज शेप का, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्लियर। या फिर हम इसको अच्छे से अगर शेप दें तो आप ऐसे भी इसको शेप दे सकते हैं, कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या? आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, एक बात याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है इसके पास। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लेन होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। तो देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया का ये है इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। चलिए तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? इनफोल्डेड होता है। क्या होता है? इनफोल्डेड होता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? जो लिविंग फ्लूइड होता है अंदर, इनर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? बोलो ना, तुमको तो पता है। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल सही, जो भी बोला। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन है ना, क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अगर साथ में डायग्राम बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक रफ डायग्राम आप साथ में बना दें। चलिए ये क्या है? मैट्रिक्स है। चलिए तो ये है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, क्या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सीजोम्स को F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल। ये है, ये इस तरह से कुछ टेल और हेड की तरह रहता है, ठीक है। तो ये हो गया टेल और ये हेड, ये टेल और ये हेड, ये टेल ये हेड है ना, बैडमिंटन के जैसा। ये टेल है और ये हेड है, क्लियर। तो ऐसे पूरा ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया पे ये प्रेजेंट होता है। आपको पता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इनफोल्डेड होता है। क्या होता है? इनफोल्डेड होता है। और इनफोल्डेड इनर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे ये इनफोल्डेड पार्ट है, मेम्ब्रेन का क्या है? इनफोल्डेड पार्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी।
ये इनफोल्डेड क्यों है? ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। क्यों है भाई? ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। क्या बनाता है? कंटिन्यूअस लेयर बनाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का एक लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये इनफोल्डिंग होता है। क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। जितना ज्यादा इनफोल्डिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यानी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऑक्सीजोम, या इसको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल। चलो हम तुमको जूम करके दिखाते हैं। ये है F1 पार्टिकल। क्या है? इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। और ये है F0 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल है ना, यहां पे होता है एटीपी का फॉर्मेशन, यहां पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी जितना ज्यादा इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उस पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में उतना ही अधिक इन्वॉल्व होगा। क्लियर? चलिए, तो ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहते हैं, ये इनफोल्डेड होता है। और इनफोल्डेड पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। कुछ लिख लेते हैं। क्लियर? ये वाला येलो वाला क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है जिस कंपार्टमेंट में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कहते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम। इसमें होता है F0 F1 पार्टिकल। क्या? या इसको कहते हैं F1 F0 पार्टिकल। क्या कहते हैं? F1 F0 पार्टिकल। क्लियर? क्या कहते हैं? F1 F0 पार्टिकल इसको कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, ये वाला जो बना रहा है ना व्हाइट नहीं, इसको दे देते हैं हम किससे? चलो रेड से। ये वाला क्या है? ये सब जो दिख रहा है ना छोटा छोटा कहीं कहीं पूरे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। क्या है? बोलो ना। ये है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स। अभी बस याद रख लो, बाकी तुम सुने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है ये 70S राइबोसोम होता है। क्या होता है? 70S राइबोसोम होता है। बस याद रख लो 70S क्या है या 80S क्या है, यहाँ पे S क्या है, ये हम जब राइबोसोम्स पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे कि ये स्वेडबर्ग यूनिट है, या इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है डिटेल में हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए आइए, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। उसके अलावा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे हम आपको बना के दिखा रहे हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल स्टैंडर्ड, ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है यहाँ पे। क्लियर? सर्कुलर डीएनए होता है। चलिए, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजोम होता है। अच्छा, ये जो इनर इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है भाई? क्रिस्टी है। क्रिस्टी, CRISTA है ना। ये क्या है भाई? क्रिस्टी है। क्रिस्टी अगर बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। खैर, अब हम आ जाते हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया का लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है। और ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेस होता है। क्या होता है भाई?
कुछ स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? चलिए, तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए पॉज करके। अब हम थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके सारे पॉइंट को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हमको ये क्या करना होगा? हटाना होगा, या फिर बस सुन लो। ठीक है, डायग्राम रहने देते हैं, सुन लो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। यूनिट मेम्ब्रेन कहने का मतलब कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या? डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्या? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटता है। क्या? अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटता है। देखो, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, क्या? आउटर माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कंपार्टमेंट में बांटा, जिससे बन गया क्या बन गया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बन गया। ठीक है, और इनर माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग कंपार्टमेंट में बांटा, जिससे क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया भाई? मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? चलिए, अलग अलग कंपार्टमेंट का, चाहे आप मैट्रिक्स को देखिए, इसका एक अलग फंक्शन है, और बोलो ना पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को देखिए, इसका एक अलग फंक्शन है। इसमें दोनों में अलग अलग क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। दोनों में अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब हम रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या? रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम वहां पे समझेंगे कि भाई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का क्या फंक्शन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जबकि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या? क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, अभी बस नाम सुन लीजिए ताकि हम बोले क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, तो आपको पता रहे कि हम क्रेब्स साइकिल जैसा भी कुछ सुने थे। क्रेब्स साइकिल क्या है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। क्लियर? यानी मेनली जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है वो कहां पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहां पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल, क्या? क्रेब्स साइकिल कहां पे चलता है? बोलो ना, मैट्रिक्स में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। क्लियर? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो अलग अलग मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास अपना एक अलग स्पेसिफिक एंजाइम है, और इनर मेम्ब्रेन के पास अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है। ठीक है, यानी दोनों का फंक्शन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। दोनों का फंक्शन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे इनफोल्डिंग होते हैं, उस इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और उस क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है भाई? इनर मेम्ब्रेन पे टुवर्ड्स मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये इनफोल्डिंग हो गया इनर मेम्ब्रेन का, तो फायदा क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। खैर, ये इनर मेम्ब्रेन पे टुवर्ड्स मैट्रिक्स फेस क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। क्या? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजोम के पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है F0 पार्टिकल और दूसरा होता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल मतलब हेड। ये जो F1 पार्टिकल है ये एटीपी के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। क्या है? एटीपी के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। यहां पे होता है एटीपी का फॉर्मेशन। क्या होता है भाई? एटीपी का फॉर्मेशन। क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। और एटीपी का फॉर्मेशन तीन तरह से होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले सुनिए, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? क्या फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब है, कौन सा टर्म है? फॉस्फोराइलेशन। सुनना बस ध्यान से। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? आपके पास नोट्स है, वो सामने रख सकते हैं। क्लियर? तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलता है और बन जाता है क्या, एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन किससे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का जो बॉन्डिंग है ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण। किसके कारण, अगर ऑक्सीडेशन के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर लाइट एनर्जी के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसको कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और तीसरा होता है अगर लेस स्टेबल सबस्ट्रेट से मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल सबस्ट्रेट बनेगा तब उसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, अगर लेस स्टेबल सबस्ट्रेट से मोर स्टेबल सबस्ट्रेट बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होता है, तब भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन एनर्जी से, ऑक्सीडेटिव एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में कौन सा फोटोसिंथेसिस में, फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लाइट से, है ना, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां पे होता है। क्लियर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। चलिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है डिटेल में हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, काम कैसे करता है, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। हेड ऑफ ऑक्सीजोम्स, ये जो है ना, ये क्या है भाई, कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। आगे आते हैं मैट्रिक्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चलता है, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है भाई, क्रेब्स साइकिल चलता है। यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, और ये क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। क्लियर, चलो अब इसको हटाते हैं। एक पॉइंट और बच गया एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी कर ही देते हैं। सुनिएगा भाई, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस, क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं। क्लियर, सुनना, ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस जो अपने मन का करता है। क्या, अपने मन का करता है। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल, क्या भाई, कोई प्राइवेट स्कूल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, कितना फी होगा, बच्चे का यूनिफॉर्म कैसा होगा, कितने बजे हमको स्कूल को खोलना है, कितने बजे बंद करना है, ये सारा डिसीजन कौन करता है, वहां का प्रिंसिपल करता है, या वहां पे जो डायरेक्टर होंगे वो करते हैं। क्लियर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो वो हो गया ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। क्या हो गया, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। क्लियर, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, है ना, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई क्या करना चाहिए, कहने का मतलब है टाइम क्या होना चाहिए, फी कितना होना चाहिए, क्लियर, ड्रेस कैसा होना चाहिए, स्कूल कितने बजे क्लोज होगा, कितने बजे ओपन होगा, ये सब कौन करता है, गवर्नमेंट स्कूल। उसमें बस एम्प्लॉय काम करते हैं। क्लियर, एक होता है डिम्ड यूनिवर्सिटी। क्या होता है, डिम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह। ठीक है, डिम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्कूल के का भी होता है, मतलब प्राइवेट का भी होता है, और थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसको कहते हैं डिम्ड। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस, कहने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल है, इसको कब प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कब डिवाइड करना है, कितना थोड़ा कंट्रोल है। और आधा कंट्रोल, मतलब आधा कंट्रोल किसका है, खुद का है, और आधा कंट्रोल इस माइटोकॉन्ड्रिया पे किसका है,
किसका है? न्यूक्लियस का है। किसका है? न्यूक्लियस का है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों सर? न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद को कंट्रोल करने के लिए हाफ इंफॉर्मेशन ही क्यों है? सुनो भाई, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, क्या जो भी इंफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट है आपको पता है? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई? डीएनए के फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल। अल्टीमेटली इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए के पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन है। और जिसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वही तो डिसाइड करता है कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है ना। यानी सेल के न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन किसके पास है? सेल के न्यूक्लियस के पास। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। ये बोलेगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसिडेशन कीजिए, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसिडेशन करेगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करेगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा न्यूक्लियस कि भाई तुम डिटॉक्सिफिकेशन करो, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो सबको गाइड करता है, सबको एक ड्यूटी देता है। कौन? न्यूक्लियस। क्यों देता है? क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है। किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है? डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है कि किससे क्या करवाना है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऑर्डर देता है कि भाई तुमको अभी क्या करना है, कितना एटीपी का एनर्जी प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, कैसा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। उसके अलावा सेल न्यूक्लियस का तो बात, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस का तो बात मानता ही है। उसके अलावा इसके पास खुद का भी इंफॉर्मेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का भी इंफॉर्मेशन है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या है? क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसके पास भी तो अपना डीएनए है तो ये अपना भी थोड़ा सा बात मानता है। समझ में आ गया? इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ये पूरा अपना बात नहीं मानता है, थोड़ा सा अपना बात मानता है, आधा अपना बात और आधा न्यूक्लियस का बात मानता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर? तो इसके पास चूंकि अपना जेनेटिक मटेरियल है, क्या अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सुनो पहले, जो भी इंफॉर्मेशन है ना सेल के पास, वो किस फॉर्म में है? डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। इस डीएनए से बनाना होता है क्या? आरएनए। क्या बनाना होता है? आरएनए। और इस आरएनए से बनाना होता है क्या? प्रोटीन। क्या बनाना होता है? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ना, यही एक्चुअल काम करवाता है। क्या? प्रोटीन जो है यही एक्चुअल काम करवाता है, फंक्शन करवाता है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, डीएनए से बन जाएगा आरएनए, और आरएनए से बन जाएगा क्या? बोलो ना, प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डिसीजन लेगा वो भी फुलफिल हो जाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगर कोई पूछे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा बात किसका मानता है, मतलब पार्शियल इस पे कंट्रोल किसका है? न्यूक्लियस का है, और पार्शियल कंट्रोल खुद का है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो जिसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, हालांकि न्यूक्लियस तो ऑटोनोमस है क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसी के पास है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोई कंट्रोल नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के सभी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? ऑटोनोमस हो गया। न्यूक्लियस क्या हो गया? ऑटोनोमस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? सेमी ऑटोनोमस हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर? थोड़ा सा पार्शियल कंट्रोल खुद का और पार्शियल कंट्रोल न्यूक्लियस का है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना है मैट्रिक्स हैव अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus। मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus। क्या? कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus होता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए,
बहुत सारा एंजाइम चाहिए, एंजाइम भी है इसके पास, उसके अलावा राइबोसोम्स चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स भी है, राइबोसोम्स में मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, ये सब क्या है, किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास है। तो इसके पास खुद का भी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड बोलो ना, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फंक्शन तो सर बचपन से पता है, कुछ कुछ है ना, और कुछ नया सीख लेंगे। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला फंक्शन क्या सर, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये साइट है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है। क्या एटीपी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा फंक्शन क्या आ गया, एटीपी प्रोडक्शन। क्या एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन साइट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्ट लेता है। क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्ट लेता है। कहने का मतलब है, अगर साइटोप्लाज्म का इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजना हो, तो वहां पे कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये दूसरा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया oocytes में, कहां पे, oocytes में वाइटेलोजेनेसिस का काम करता है। क्या वाइटेलोजेनेसिस में हेल्प करता है। वाइटेलोजेनेसिस क्या है, योक फॉर्मेशन। क्या है, योक फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन वाइटेलोजेनेसिस। क्या वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस करने का मतलब है योक फॉर्मेशन। क्या योक फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, कहां पे, इन oocytes। क्या इन oocytes, तो oocytes में ये योक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन वाइटेलोजेनेसिस इन oocytes। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया सर बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया ये एक सेल के ही जैसा है। क्या है, एक सेल के ही जैसा है। इसके पास खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास खुद का प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। क्लियर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब 1 से 2 बनना होता है, तो ये क्या कर जाता है, डिवाइड कर देता है। क्या हो जाता है, डिवाइड कर देता है बाइनरी फ्यूजन से। कैसे डिवाइड करता है भाई, बाइनरी फ्यूजन से। क्लियर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्रोथ होता है और ये 1 से 2 बन जाता है। कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, या फिर जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, बाइनरी फ्यूजन से बनता है। सेल में ही कैसे बनता है, बाइनरी फ्यूजन से बनता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट बिजी एंड मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स है। क्या जब आप सो रहे हैं तब भी माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखो, रेस्पिरेशन अलग चीज है, ब्रीदिंग अलग चीज है। सांस लेना छोड़ना सिंपल फिजिकल प्रोसेस क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ब्रीदिंग कहलाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस पे होता है। क्या रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस पे होता है। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लिंक रिएक्शन, ये सब हम पढ़ते हैं और सेलुलर लेवल पे पढ़ते हैं। क्लियर, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि ये हमेशा काम करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा आपको एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, हमेशा आप सांस लेते हैं जब तक आप जिंदा है। ठीक है, सांस लेने का मतलब, कहने का मतलब है रेस्पिरेशन करते हैं ना। तो जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कहने का मतलब है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जो सेलुलर लेवल पे होता है। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एक्टिव रहता है और बिजी रहता है। तो मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सेल के ही जैसा है, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद का राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है, मतलब खुद का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस है। क्लियर? तो ऐसा लगता है एक छोटा सा खुद सेल ही है जो एक सेल के अंदर रहता है। क्या? एक सेल के अंदर रहता है, यानी सेल विद इन सेल। अरे सेल विद इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं लगता है कि एक सेल है जो सेल के अंदर रहता है। तो सेल विद इन सेल, ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही है, सेल विद इन सेल। क्लियर? तो कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है भाई? सेल विद इन सेल माना जाता है। मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है? मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स। चलिए, तो आज के लिए हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में मेन हमको पढ़ना है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट। हालांकि प्लास्टिड्स 3 तरह का होता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन, यानी ग्रीन कलर को छोड़ के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उसको कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस प्लास्टिड्स को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि फूड वहां पे बनता है। क्या? फूड वहां पे बनता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। थैंक यू।